आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव और पैसिव वॉइस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत बड़ा महत्व भी है। तो हम सीखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है हम जानते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तृवाची जिसको बोलते हैं। जब वाक्य में कर्ता को प्रधान माना जाता है, तो उस वाक्य को कर्ता प्रधान वाक्य कहते हैं। कर्ता प्रधान वाक्य कहते हैं। यही हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस जब वाक्य में कर्म को महत्व दिया जाए, जब वाक्य में कर्म को महत्व दिया जाए, अर्थात वाक्य कर्म प्रधान, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ये तो हुआ कुछ एक्टिव और पैसिव के बारे में। और एग्जाम में हमें कभी इसके डिफिनेशन के बारे में नहीं पूछता। मैं आप लोगों को थोड़ा बता दिया ताकि आप जानते रहे कि एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि वाक्य कर्ता प्रधान। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि वह वाक्य कर्म प्रधान, यानी कि वाक्य में कर्म को ज्यादा महत्व दिया जाए और कर्म के आधार पे ही उस वाक्य की महत्व के बारे में बताया जाए। तो हम एक्टिव से पैसिव के बारे में जब बदलते हैं एक्टिव से पैसिव, तो कुछ इसके बेसिक रूल्स होते हैं। तो हम जानते हैं कुछ रूल्स के बारे में। रूल फर्स्ट, ये रूल फर्स्ट किसके आधार पर है? एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। ठीक, एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। इसके आधार में हमारा नियम नंबर पहला है पर्सन चेंज। पर्सन चेंज, पर्सन चेंज, पर्सन चेंज का मतलब होता है कि वाक्य में हमें नॉमिनेटिव केस पढ़ने होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ने होते हैं। तो नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता प्रधान, जब वाक्य कर्ता प्रधान हो तो उसमें नॉमिनेटिव की बातें आती हैं। और जब इसी नॉमिनेटिव का हमें ऑब्जेक्ट लगाना यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना हो, तब हम वाक्य हमारा कर्म प्रधान हो जाता है, यानी पैसिव वॉइस में हो जाता है। तो ये कर्ता प्रधान से कर्म प्रधान में बदलने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी पर्सन के बारे में। तो आइए हम कुछ पर्सन के बारे में जानते हैं। ये पर्सन पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित है। इसके एक चार्ट के माध्यम से हम इसको सीखते हैं। इसमें हम लिखेंगे पर्सन, इसमें कौन कौन से पर्सन आएंगे। इसके बाद इसमें लिखेंगे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ता कारक। इसके बाद इसको लिखेंगे पसेसिव केस बीच में। खैर एक्टिव पैसिव में हमें पसेसिव केस का महत्व नहीं होता है, लेकिन जब हम चार्ट बना रहे हैं तो हम इसमें समझा देते हैं आपको, ताकि अगर इसके बाद अगर डायरेक्ट को पढ़ाया जाए तो डायरेक्ट आप उसको समझ सकें कि यही पर्सन चेंज फिर से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, अब देखिए नॉमिनेटिव केस मींस कर्ता कारक, पसेसिव केस संबंध कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। अब यही नॉमिनेटिव और यही ऑब्जेक्टिव, इन्हीं दोनों का आदान प्रदान होगा, यानी कि वाक्य अगर नॉमिनेटिव से शुरू होगा तो कर्ता प्रधान होगा, अगर ऑब्जेक्टिव से शुरू होगा तो कर्म प्रधान होगा। अब ऑब्जेक्टिव केस में हम किस प्रकार से इसको बदलते हैं उसको हम आगे देखते हैं। ठीक, पहले पर्सन को हम लिख लेते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। आई का पसेसिव माई और
माइन होता है और आई का ऑब्जेक्टिव मीन होता है। वी का पॉसेसिव आवर और आवर्स होता है, इसका ऑब्जेक्टिव अस होता है। सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकेंड पर्सन में भी दो पर्सन आते हैं, एक यू होता है और दूसरा दाऊ होता है। यू का प्रयोग तो हम हर जगह करते हैं, प्रोज में, पोएट्री में, सप्लीमेंट्री में, हर जगह। लेकिन दाऊ का प्रयोग ये केवल और केवल पुराने पोएट्री में देखने को मिलता था, अभी ये प्रोज से, सप्लीमेंट्री से हट चुका है। यू का पॉसेसिव योर और योर्स, इस यू का ऑब्जेक्टिव यू। दाऊ का पॉसेसिव दाई और दाइन, दाई और दाइन, और इसका ऑब्जेक्टिव दे। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन हमारा आता है he, she, it और they। he, she, it और they। अब ही का पॉसेसिव ही होता है, सी का पॉसेसिव हर और हर्ष होता है, इट का पॉसेसिव इट और इट्स होता है, दे का पॉसेसिव दियर और दियर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है और हर का ऑब्जेक्टिव हर ही होगा, यानी सी का ऑब्जेक्टिव हर ही होगा। इट का ऑब्जेक्ट इट होगा और दियर यानी कि दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। तो इस प्रकार से यह हमारा पहला नियम था। ठीक, जब हमने शुरुआत किया एक्टिव और पैसिव के बारे में, तो एक्टिव और पैसिव के बारे में जब हमने जाना, तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम के बारे में हमने पहला नियम पढ़ा पर्सन चेंज। और पर्सन में हमें दिया जाएगा बस केवल नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। पॉसेसिव अभी मैं बताया, आपको इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि जब डायरेक्ट पढ़ते रहे तो उसमें आपको समस्या ना हो, क्योंकि डायरेक्ट में फिर इसी चार्ट को हमें दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे रूल्स के बारे में। तो इसका दूसरा रूल्स है टेंस चेंज। ठीक, तो हम करते हैं इसको टेंस चेंज को स्टार्ट, यानी रूल नंबर सेकंड। तो हम इसके दूसरे रूल्स के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 2, अभी पहला रूल हमने पर्सन चेंज देखा, दूसरा रूल होता है इसका टेंस चेंज। टेंस चेंज, ठीक, टेंस चेंज का मतलब होता है कि टेंस की सहायक क्रियाओं का इंटरचेंज, आपसी फेरबदल। तो इस टेंस चेंज में हम समझते हैं कि हम जानते हैं कि टेंस 12 होते हैं और 12 टेंस में किसका एक्टिव पैसिव बनाया जाएगा और किस प्रकार से बनाया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। एरो लगाएंगे, एरो का मतलब होता है चेंज इनटू। एरो मींस आप क्या समझेंगे, चेंज इनटू। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसके बाद दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू, अब देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहता है, बस उसके साथ बीइंग जोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन रहेगा, इज, एम, आर, इन्हीं तीनों सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग जोड़ दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता। अगर एक्टिव आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो पैसिव को आपको उसी टेंस में रखना है, उसको बदलना नहीं है। ठीक, तो इसके बाद आता है चौथे नंबर पे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस
एरो में सब जान ही रहे हैं, चेंज इनटू होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर अब हम आते हैं 5 नंबर पे पास्ट कंटीन्यूअस के बारे में। तो हम जानते हैं पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। अब जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हमने देखा हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, यानी कि हमारी रहेगा, इसके साथ बीइंग जोड़ दिया जाएगा। तो ठीक ऐसा पास्ट कंटीन्यूअस के साथ भी होता है। अब पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट कंटीन्यूअस का ही लगाएंगे, यानी कि वाज और वर, इसके साथ बीइंग जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। क्लियर हुआ? अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं 7 नंबर पे फ्यूचर आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट को हमें चेंज करना है फ्यूचर कंटीन्यूअस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस में, ठीक है। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस, अब इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता, यानी कि अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस में आपका एक्टिव है और बोल दिया जाए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसको पैसिव वॉइस में नहीं बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने का मतलब है आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, लेकिन जो सहायक क्रियाओं का इंटरचेंज है उसको करना नहीं है। अब चलते हैं हम, जब फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं होगा तो फ्यूचर परफेक्ट का होगा, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। तो इस प्रकार से ये 8 ऐसे टेंस होते हैं जिनका हमें पैसिव वॉइस बनाने होते हैं, ठीक। और 4 ऐसे टेंस हैं जिनका हमें पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, इसके साथ साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस। इन 4 का हमें पैसिव नहीं बनाने हैं। अब देखिए जब हमें टेंस का चेंज करना है, टेंस को चेंज करना है अगर, तो ऐसा नहीं करना है जहां प्रेजेंट लिखा है वहां पे पास्ट लिख देंगे। टेंस चेंज का मतलब होता है टेंस की सहायक क्रियाओं का इंटरचेंज, यानी टेंस की जो सहायक क्रियाएं होंगी उनको बदलना है। यानी कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगी है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सहायक के साथ बीइंग जोड़ देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे, ठीक। तो मैं चाहता हूं कि आपको रोल नंबर 3 में या इसी के बीच में मैं आपको सहायक क्रियाएं लिखवा देता हूं। तो ठीक है, अब मैं आपको लिखवाता हूं इसकी सहायक क्रियाएं, ठीक। तो अभी तक बच्चों हमने क्या क्या सीखा, टेंस को बदलना सीखा, टेंस के मतलब किस प्रकार से उसको बदला जाता है, पर्सन को किस प्रकार से बदला जाता है। तो मैं चाहता हूं मैं आपको टेंस की सहायक क्रियाओं के बारे में बताऊं, क्योंकि टेंस चेंज का मतलब होता है टेंस की सहायक क्रियाओं का आपस में इंटरचेंज, फेरबदल, परिवर्तन, ठीक। तो आइए हम सीखते हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, ठीक। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द टेंस। कि हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, क्योंकि टेंस का चेंज अभी हमने पढ़ा, उस टेंस के चेंज में अगर हमें टेंस की सहायक क्रियाएं नहीं पता होंगी तो हम उसको कर नहीं पाएंगे। आइए हम आपको टेंस की सहायक क्रियाएं पढ़ाते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेंस की सहायक क्रिया, टेंस की सहायक क्रिया। तो टेंस की सहायक क्रिया जानने के लिए आपको एक चार्ट बनाने होंगे, जैसा मैं बना रहा हूं, फटाफट आप इसी प्रकार से इसको बनाते जाइए। इसमें लिख लीजिए प्रेजेंट, यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस होता है। इसमें
इसमें लिख लीजिए पास्ट और इसमें लिखिए फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर ऐसे फटाफट बॉक्स बनाते जाइए। इंडिफिनिट के हो गए, कंटीन्यूअस के हो गए, और इसके बाद ये परफेक्ट के हो गए, और इसके बाद ये परफेक्ट कंटीन्यूअस के हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको इंडेफिनिट, ये कंटीन्यूअस, ये परफेक्ट, और इसको कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें हम दो सहायक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, पहला डज होता है और दूसरा डू। पास्ट इंडेफिनिट में एक ही सहायक क्रिया होती है जिसको हम डिड कहते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में दो सहायक क्रिया होती हैं, विल और शैल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तीन सहायक क्रिया होती है, इज, एम एंड आर। पास्ट कंटीन्यूअस में दो सहायक क्रिया वाज और वर। फ्यूचर कंटीन्यूअस में दो सहायक क्रियाएं विल बी एंड शैल बी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, ये दो सहायक क्रियाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं, हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट में एक सहायक क्रिया जिसको हम हैड कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में भी दो सहायक क्रियाएं, विल हैव एंड शैल हैव। इसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इसके साथ है यानी हैज के साथ हमें बीन जोड़ना पड़ेगा, और हैव के साथ भी हमें बीन जोड़ना पड़ेगा। और पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इस प्रकार से हम टेंस की सहायक क्रियाओं के बारे में जान लिए। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या? अभी तक हमने पढ़ा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो हमने पहले नियम में पढ़ा पर्सन चेंज, दूसरे नियम में हमने पढ़ा टेंस चेंज। तो टेंस चेंज यानी कि टेंस की सहायक क्रियाओं का आपस में फेरबदल, इसलिए इसको हम रूल का नाम नहीं देते हैं, ये आपको बेसिक नॉलेज टाइप का है, जिसको आप समझ सकते हैं कि टेंस की सहायक क्रियाएं आपस में बदलती हैं। कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। एक्टिव वॉइस अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहा तो पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में रहा तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से सहायक क्रियाओं का आपस में फेरबदल हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम सीखेंगे, आपको बताएंगे फार्मूले, फार्मूले किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो फार्मूले के लिए हमें इसको पूरे को इरेज करना होगा, इसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि फार्मूले। अब हेडिंग होगा अगला हमारा फार्मूला। तो देखिए बच्चों, अभी हमने दोनों रूल्स पढ़ लिए, अब हमें तीसरा रूल्स पढ़ना है फार्मूला। हम फार्मूले के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला रूल्स, हम इसको कह सकते हैं कि रूल थर्ड है फार्मूला। मैं आपको तीन चीज पढ़ा चुका अभी, जैसे पहले पर्सन चेंज पढ़ाया, पर्सन चेंज, ठीक, इसके बाद टेंस चेंज, फिर इसके बाद टेंस की सहायक क्रिया, टेंस की सहायक क्रिया, ये तीन चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब अगली बारी है फार्मूले की। ठीक, ये तीन चीजें आप क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। अब फार्मूला, फार्मूला आप जानते हैं फार्मूले का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, यानी बहुत महत्व होता है, और फार्मूले के आधार पर हम बड़े से बड़े एक्टिव को पैसिव में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फार्मूले को सीखने के लिए हमें थोड़ा बेसिक चीजों को जानना पड़ेगा। वो बेसिक चीजें क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल तीन प्रकार के वाक्य की बनाई जाती है, तीन प्रकार के वाक्यों की
बनाई जाती है। इसका मतलब समझ में आया? वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। लेकिन हमें एक्टिव से पैसिव केवल 3 ही प्रकार के वाक्यों की बनानी है, ठीक। और 3 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, जिनमें पहला हमारा वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दैट्स कॉल्ड साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अभी साधारण वाक्य, अब इसके लिए है फार्मूला। मैं फार्मूले में आपको दोनों फॉन्ट समझाऊंगा कि एक्टिव किस प्रकार से होता है, अगर एक्टिव जिस प्रकार से रहेगा तो पैसिव उसका किस प्रकार से होना चाहिए, दोनों चीज आपको समझाते हैं, ठीक। फार्मूले में हम देखते हैं कि अगर असर्टिव का एक्टिव कुछ इस प्रकार से रहा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो मेन वर्ब आएगा, क्लियर। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से अगर एक्टिव रहा तो उसका पैसिव किस प्रकार से होगा, उसका पैसिव होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम पहले रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट पर्सन रहा तो इसलिए ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट रखना है, ठीक। तो फार्मूले में कुछ आपको इस प्रकार समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, V3 मींस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ध्यान से पढ़िएगा, अभी जब एग्जांपल करवाऊंगा तो इस एग्जांपल में इन सबको मैं फिर से दोहरा के बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें कई प्रकार से देखने को मिलेगा। चलिए हम देखते हैं इसको। फार्मूला, इसमें पहला, अगर एक्टिव की शुरुआत, ध्यान से देखिएगा, अगर एक्टिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर एक्टिव हमारा कुछ इस प्रकार से रहा तो पैसिव हमारा किस प्रकार से होगा, पैसिव में भी हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब आगे रखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में थोड़ा आ रहा होगा मैंने का वाला सेंस क्यों यूज किया है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है, जो आपका ऑब्जेक्ट आया रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसको नॉमिनेटिव में प्रयोग करना है, यानी कि उसका सब्जेक्ट में लगाना है, ठीक। अगर दूसरे में देखते हैं एक्टिव, अगर एक्टिव की शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड से हो और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो प्लस मेन वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, कुछ इस प्रकार से हो। और हम जानते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगे होंगे, तो मैंने फार्मूले में क्वेश्चन मार्क्स को ऐड नहीं किया है, आप उसको समझते जाइएगा, एग्जांपल में उसको समझाता जाऊंगा, ठीक। अगर हमारा एक्टिव कुछ इस प्रकार से हो तो उसका पैसिव किस प्रकार से होता है, उसका पैसिव बनाने के लिए हमें इसी क्वेश्चन वर्ड को लिखने होते हैं। इसके बाद टेंस का जो सहायक क्रिया आगे वाला होता है उस टेंस की सहायक क्रिया को लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे फार्मूले की ओर। तो तीसरा फार्मूला करते समय हम इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इसका तीसरा, इसी का तीसरा ऑप्शन है, ठीक। तीसरा है यदि एक्टिव की शुरुआत, ध्यान से देखिएगा, अगर एक्टिव की शुरुआत हु से हो तो क्या करते हैं,
अगर एक्टिव की शुरुआत हु से हो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया हो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, कभी कभी हु के सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलता, अगर इसके बाद मेन वर्ब आया हो फिर ऑब्जेक्ट आया हो, ठीक। क्वेश्चन मार्क्स मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, समझते जाइएगा, क्वेश्चन मार्क्स आपको लगाने ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पैसिव इसका किस प्रकार से होगा, तो पैसिव हु के स्थान पे बाय होम लगाना है, बाय होम, हु को हटा क्या करना है, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक, प्लस अब देखो ये ऑब्जेक्ट, यहाँ इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगेगा, ठीक, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका सब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पर्सन में आएगा तो फिर उसका सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये तो हमारा रहा इंट्रोगेटिव का तीसरा रूल्स। कभी कभी हम इसके अलावा भी एक और रूल्स का प्रयोग कर लेते हैं, एक और फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं, अगर हु रहा तो हमें उसमें उसको बदलना नहीं है, हु के स्थान पे हु ही लगाने होते हैं, तो उस कंडीशन में हम बाय जो शब्द है ये हमारा वाक्य के लास्ट में रखा जाएगा, लेकिन अब इससे भी काम चला सकते हैं, काम क्या चला सकते हैं, द बेस्ट है ये भी, ठीक। तो हमने भी लिखा है कि एक्टिव से पैसिव वाइज तीन प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, तो हमने पहला वाक्य पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव के बना लिए, फिर दूसरा पढ़ा हमने इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में तीन फार्मूले थे, तो हमने तीनों फार्मूले को लिख लिया। अब हम चलते हैं तीसरे सेंटेंस की ओर, जिसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब हमारा सेंटेंस नंबर 3 रहेगा, जिसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस को हम आदेश सूचक, आज्ञा सूचक इस प्रकार के शब्दों से परिभाषित करते हैं, इसको हम कहते हैं आदेश सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। ये आदेश सूचक वाक्य क्या होता है, थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में मैं हमेशा, जब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू छिपा होता है, यानी कि यू शब्द जो होता है वो हमेशा हिडन होता है, उसको हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इंपरेटिव का कहना ही होता है कि हम कह रहे हैं तो तुमसे ही कह रहे हैं, आपसे ही कह रहे हैं, ठीक। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये है आप यानी तुम यानी कि यू हमेशा इसमें छिपा रहता है। तो इसमें कई प्रकार के फार्मूले हमें देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के भाव होते हैं, उसके आधार पे हम चलिए जानते हैं। अब इसका फार्मूला हम देखते हैं, ठीक। ऐसे पहला फार्मूला, यदि एक्टिव की शुरुआत, ध्यान से देखिए मैंने एक्टिव पैसिव आपको दोनों तरीके से समझाया है, एक्टिव किस प्रकार से होगा तो पैसिव उसको किस प्रकार से लिखते हैं। अगर एक्टिव में केवल मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव में केवल मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, तो उसका पैसिव कैसे बदलेगा, तो उसका पैसिव में आपको दो तरीके से लगा सकते हैं, इसको लेट का यूज करके लगा सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस v3, इन दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं जब मेन वर्ब से शुरुआत हो एक्टिव की। फिर इसके बाद दूसरा कंडीशन देखते हैं कि यदि एक्टिव की शुरुआत प्लीज शब्द से हो, प्लीज हो, फिर इसके बाद मेन वर्ब हो, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, अगर इस प्रकार से एक्टिव आ जाए तो पैसिव किस प्रकार से बनता है, तो उसके पैसिव के लिए हमें प्लीज शब्द को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये टीओ है, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मेन वर्ब वही रहेगा और वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब आगे मैं चलता हूँ, इसी इंपरेटिव में तीसरा समझाता हूँ, यार समझ लीजिएगा कि अगर एक्टिव की शुरुआत मेन वर्ब से हुई है तो पैसिव की शुरुआत हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लेट का यूज करके, एक तो शुड का यूज करके। अगर लेट का यूज करेंगे तो इसमें सबसे लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा और लास्ट में v3, यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम
दूसरे नियम से करना चाहें जिसमें ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर इसके बाद शुड भी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर प्लीज शब्द आया है तो प्लीज शब्द को हटाने के लिए हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इस बार वही मेन वर्ब और वही ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे की ओर तीसरे में। अब देखिए, अगर तीसरा है एक्टिव की शुरुआत डू नॉट से हुआ हो, जिसको हम शॉर्ट में डोंट कहते हैं, डोंट हो प्लस मेन वर्ब हो और प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसका पैसे हम कैसे बदलेंगे? अब इस डोंट को हटाने के लिए हमें दो तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्या? एक तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक, या अगर ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो फिर आप एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, फिर इसके बाद नॉट प्लस टू, ठीक, यू आर एडवाइज्ड लगाएं या यू आर ऑर्डर्ड, नॉट टू, इसके बाद फिर मेन वर्ब और फिर वही ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमें डोंट से शुरू होने वाले वाक्य की पैसिव वॉइस बनानी है। ठीक, अब हम चौथे फार्मूले में देखते हैं कि अगर एक्टिव कुछ इस प्रकार से हो, यानी कि एक्टिव में प्लीज शब्द आया हो, इसके बाद फिर डोंट शब्द भी आया हो, फिर इसके बाद मेन वर्ब आया हो, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव हम कैसे बनाएंगे? एक चीज जानते रहिएगा, ये जो प्लीज शब्द है बहुत पावरफुल शब्द है। बहुत पावरफुल का मतलब ये है, अगर आप किसी के सामने खड़े होकर के प्लीज बोल दिए तो सामने वाला विनम्र हो ही जाएगा। ठीक, तो इसका पैसिव बनाने के लिए अब देखिए, डोंट शब्द आया है तो हम ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड का प्रयोग किए थे ना, और इसके पहले जब प्लीज शब्द आया था तो उसमें हम प्लीज को हटाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किए थे। इसमें प्लीज और डोंट दोनों शब्द आ गए। इन दोनों शब्दों में सबसे पावरफुल शब्द होता है प्लीज, तो इसको प्लीज को हटाने के लिए हम लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसके बाद जब नॉट शब्द भी आए तो दो को हटाएंगे, नॉट शब्द को लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर वही ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो रहा कुछ एक्टिव से पैसिव में बनाने के बेसिक फार्मूले हैं जो ज्यादातर हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये फार्मूले अभी तक अब हमने क्या क्या पढ़ा है ध्यान से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले पर्सन चेंज पढ़ा, फिर टेंस चेंज पढ़ा, फिर टेंस की सहायक क्रियाएं पढ़ी, फिर अब हमने चौथे नंबर पे पढ़ा फार्मूला। ठीक, अब फार्मूला तक हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसको करना कैसे है? देखिए, जैसे हमने फार्मूले में पहले लिखवाया है क्या कि एक्टिव से पैसिव वॉइस केवल 3 प्रकार के वाक्यों की बनाई जाती है, यानी कि एक्टिव पैसिव केवल 3 प्रकार के वाक्य बनाई जाएगी। मींस अगर वाक्य में असर्टिव में रहा तो असर्टिव का फार्मूला मैंने बताया कि किस प्रकार से इसको बनाना है। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव में रहा तो इंट्रोगेटिव को किस प्रकार से बनाना है, और अगर वाक्य इंपरेटिव में रहा तो इंपरेटिव में भी मैंने बताया कि 4 फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं। उन 4 फार्मूले में 2 इधर है, इससे पहले तो मैंने इरेज भी किया, तो उसको आप देख लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर। ठीक, अब आपको पढ़ाते हैं कि इसमें एग्जांपल्स को कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे इसको लिखने हैं। जैसे देखिए, अभी बोर्ड पे इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम पहले चलते हैं, आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझाते हैं। ठीक, इसके बारे में फिर आगे बात भी करते हैं। तो जैसे देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपने देखा कि एक्टिव वॉइस अगर डोंट से शुरू हो तो एक्टिव वॉइस किससे शुरू हो? डोंट से। जैसे आपको कोई कहे कि डोंट प्ले देयर, प्ले देयर, ये हम सिखा रहे हैं आपको एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। अब देखिए, ये जो आज मैं वीडियो में आपको समझा रहा हूं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आई थिंक बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब है क्या? डोंट प्ले देयर, तो हमने फार्मूला लिखा है, अगर एक्टिव की शुरुआत डोंट से हो, इसके बाद मेन वर्ब आया हो, फिर ऑब्जेक्ट आया हो या कंप्लीमेंट या अदर कोई भी चीजें आ सकती हैं, तो उसके लिए हम करते क्या है कि अब हम इसको हटाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड,
दो में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। पर्पज जिस प्रकार से हो, सपोज दैट कहने वाला कुछ इस प्रकार से कह रहा हो कि वो आपसे बड़ा हो और आपको सलाह दे रहा हो कि वहां मत खेलो, अदरवाइज वहां कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो उस सेंस में हम एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। अन्यथा अगर सामने वाला बड़ा हो और कह रहा हो वहां मत खेलो, तो वह ऑर्डर भी दे सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। फिर इसके बाद क्या करने हैं, फिर नॉट लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड हो गए, फिर इसके बाद नॉट लगाना है, फिर इसके बाद टू लगाने हैं, यहाँ पे टू लिखा है, फिर मेन वर्ब, फिर अदर जो चीजें आएंगी उसको लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। अभी हम मेन वर्ब क्या है, प्ले है, तो प्ले लगा देंगे, और अदर चीजों में देयर आया है तो देयर। इस प्रकार से यह तो एक्टिव था और इस एक्टिव का यहाँ पे पैसिव बन चुका है। ठीक है, आइए और भी सीखते हैं। जैसे डोंट abuse to anyone या don't abuse to anyone। अब यहाँ कह रहा है don't abuse to anyone, ठीक। अब यहाँ don't शब्द आया है, अब abuse to anyone मना कर रहा है, किसी को गाली मत दो, किसी को गाली मत दो, इसको हम क्या समझ सकते हैं, यह एडवाइस दे रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ क्या लगाएंगे, you are advised not टू, ये टू आया है, नो प्रॉब्लम, इसको ऐसे रहने देते हैं, तो क्या जाएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अब्यूज एनीवन। ठीक है, अब हम इस प्रकार से हम आगे चलते रहते हैं और फिर सीखते हैं इन सब के बारे में। ठीक, तो हमारा इंप्रेटिव था, यहाँ पे हमने इसको समझा दिया। अब असर्टिव की ओर चलते हैं और असर्टिव को आपको समझाते हैं कि असर्टिव में किसको किस प्रकार से करने हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में कर बहुत आएगा, क्योंकि वन शॉट वीडियोस है, तो एक ही शॉट में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, पूरे एक्टिव पूरे पैसिव एक ही साथ में। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए अभी मैंने ही sings a song, इस प्रकार का आपका एक्टिव है। ठीक, आपको पैसे बनाने हैं, तो अगर पैसे बनाने हैं तो मैंने आपको भी समझाया कि वाक्य शुरुआत अगर सब्जेक्ट जो हो, सब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, आप जानते भी हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो अगर नाउन आया प्रोनाउन आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक्टिव की शुरुआत सब्जेक्ट हो रहा है तो पैसिव की शुरुआत किससे करेंगे, एक्टिव भी मैंने फार्मूला आपको लिख के दिखाया ना असर्टिव का। अगर एक्टिव में सब्जेक्ट हो, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, फिर मेन वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो। ठीक, तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो डायरेक्ट मेन वर्ब भी आ जाएगा। इसमें पैसिव इसका हमें किस प्रकार से बनाने हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विद प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इस फार्मूले का प्रयोग करके हमें क्या करना है, पैसिव बनाने हैं असर्टिव सेंटेंस का। ये भी असर्टिव सेंटेंस ही है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लगाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अभी मैंने बताया कि जब प्रोनाउन आएगा यानी पर्सन में आएगा तब वो का वाला सेंस तब काम करेगा, अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट को पहले रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है, सिंग्स मतलब जो गा रहा है। ठीक, ये क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब में जैसे यस लगा है तो मेन वर्ब जैसे यस तब लगता है जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो सबसे पहले हमें किसको लगाना है, ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, यहाँ ए स्मॉल में लेकिन इधर आकर कैपिटल में हो जाएगा। ठीक, अ सॉन्ग। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसके लगाने हैं, मैंने आपको टेंस परिवर्तन समझाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया इज, एम और आर, तीन सहायक क्रियाएं होती हैं। तो ए के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और क्या क्या, अ सॉन्ग इज। फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने हैं। तो मेन वर्ब यहाँ पे सिंग्स है, सिंग। ठीक, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, सिंग सैंग सन, सन। फिर इसके बाद क्या लगाने हैं, बाय लगाने हैं, तुमने बाय लगा दिया। फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ही क्या है यहाँ पे पर्सन में है। ठीक, तो
पर्सन है यानी कि इसका ऑब्जेक्ट लगाना है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ये हमारा होगा पैसिव। एक्टिव से हमने इसको पैसिव में बदला। कुछ अगर इस प्रकार से भी दूसरा हो, दूसरा एक्टिव देख लीजिए, he is writing a letter, he is writing a letter। अगर इस प्रकार से एक्टिव हो और इसको पैसिव में बदलने हो, हमें किस प्रकार से करना है, वाक्य की शुरुआत किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट हो रहा है तो असर्टिव सेंटेंस से, और असर्टिव सेंटेंस के मैंने फार्मूले भी लिखे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, अ लेटर है, ठीक है। इसका पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे, अ लेटर को पहले लिखेंगे, अ लेटर हो गया, ठीक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। अब देखो इज है, इज कौन सी टेंस की सहायक क्रिया है, तो हम जानते हैं इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किससे बदलना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहने देना है, उसके साथ में बिंग जोड़ देना है, बिंग। हम करते क्या है, अ लेटर, हम जानते हैं कि के साथ इसका प्रयोग हुआ, अ के साथ भी इसका ही प्रयोग होगा, अ लेटर इज बिंग। अब हमें क्या करना था, सहायक क्रिया के साथ क्या जोड़ देना था, बिंग। अ लेटर इज बिंग। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, ठीक। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन होता है। तो हो गया अ लेटर इज बीइंग रिटेन, फिर बाय लगाने हैं, हमने बाय लगा दिया, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे ही था, एक ऑब्जेक्ट ही हो गया। ये भी हमारा कुछ इस प्रकार से हुआ। अब आगे तीसरे एग्जांपल की ओर हम बढ़ते हैं। अगर एक्टिव की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हो, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। अगर इस प्रकार की हमारी एक्टिव की शुरुआत हो तो हमें पैसिव किस प्रकार से बदलना है, तो हम जानते हैं अगर एक्टिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो पैसिव की शुरुआत हमने बताया आपको, इंट्रोगेटिव का पहला ये फार्मूला है कि इधर देखिए इंट्रोगेटिव पहला फार्मूला क्या था, अगर एक्टिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, फिर सब्जेक्ट आए, फिर मेन वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आए, तो पैसिव में क्या बनाना पड़ता है हमें, पैसिव में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना होता है। तो आ जाइए, अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहेगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहेगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो तीन सहायक क्रिया होती हैं, इज, एम, आर, तो हम यू के साथ तो आर का प्रयोग किए। तो अब हमारा बनने वाला सब्जेक्ट कौन है, ये है फुटबॉल, को हमें यहाँ सब्जेक्ट बनाना है, तो फुटबॉल के हिसाब से आर का प्रयोग तो उचित है नहीं, तो और ना ही एम का प्रयोग है, तो बचा कौन, इज। तो यहाँ पे हो जाएगा इज, इसके पैसे में क्या हो जाएगा, इज। फिर इसके बाद फुटबॉल, इज फुटबॉल। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस में रहेगा, बिंग जुड़ेगा, तो बिंग कभी सहायक क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा इंट्रोगेटिव में, असर्टिव में जुड़ जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या करेगा, कर्ता के पास जुड़ेगा। तो इज फुटबॉल बिंग, यहां तक काम खत्म। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहां प्लेइंग है, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड है। इसके बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है, बाय हमने लगा दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और लास्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स को लगा देने हैं, हमने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया है, हो गया। अब देखिए आगे, अगर अब हम आगे बढ़ते हैं चौथी एग्जांपल की ओर। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव में ही रहा, इंट्रोगेटिव में रहते हुए अगर वहां पे क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हुआ, यानी कि अगर एक्टिव की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हो, तो उसका पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखिएगा ध्यान से थोड़ा। उसका पैसिव बनाते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, फिर ये हेल्पिंग वर्ब होंगे जो अगले टेंस का होगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका रहेगा, ऑब्जेक्ट का, ठीक। हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना है, ठीक। आ जाइए, अब हम चलते हैं एक्टिव, देखिए
अगर y, ठीक, y हैज मोहन, y हैज मोहन plugged a flower, y हैज मोहन plugged a flower। वाक्य की शुरुआत अगर हैज वाई से हुआ है, राइट, दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड। ओके, अगर क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत हुआ हो तो उसका हम पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं? तो पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखने होते हैं, वाई हमने लगा लिया, ठीक है। इसके बाद सहायक क्रिया लगाने होंगे, सहायक क्रिया ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब किसके, यहाँ पे हैज लगा है मोहन के अनुसार से। अब लेकिन हमारा कर्ता मोहन तो रहा नहीं, हमारा कर्ता कौन बनेगा? अ फ्लावर बनेगा। अ फ्लावर के लिए हमें कौन सा क्रिया लगानी है ये हमें देखना है। हम जानते हैं हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, और प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हैज भी और हैव बीन होता है। हम करें क्या कि अ फ्लावर को हम अ फ्लावर के हिसाब से हैज को पहले लगा देंगे। अब बीन इसके साथ नहीं जोड़ना है, क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि बीन जो जुड़ेगा वो कर्ता के बाद जुड़ेगा। है वाई हैज अ फ्लावर बीन, इसके बाद फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लग्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही है, प्लग्ड, फिर इसके बाद बाय लगाने हैं तो हमें बाय लगा देना है। फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन है तो नाउन का ऑब्जेक्ट में नहीं लिखना है, नाउन तो नहीं रहेगा, प्लग्ड बाय मोहन, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको असर्टिव के समझाए एग्जांपल्स, इंट्रोगेटिव के भी एग्जांपल्स करवा दिए हैं। इसके बाद इंपरेटिव के तो मैंने पहले ही करवा दिया था।